हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर। उसमें हम मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों पेपर आपको बताऊंगा। इस पेपर को देखने से आपका क्या फ़ायदा होगा, आपके तीन बड़े फ़ायदे होने वाले। सबसे पहले तो आपको पता लगेगा एग्ज़ाम का पैटर्न, यानी किस पैटर्न पे आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम आता है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्ज़ाम का लेवल पता लगेगा, यानी किस लेवल का पेपर लास्ट ईयर आया हुआ था और हो सकता है सेम इसी प्रकार का पेपर इस साल आ जाए। और तीसरा फायदा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार। तो इसलिए आपको एग्जाम में जाने से पहले ये पेपर अच्छे तरीके से देख के जाना है। ठीक है, इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको चारों चैप्टर आपके जो आ रहे हैं वो सारे के सारे चैप्टर ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने ये चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको जरूर देख के जाना, वरना आपको नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन आप लास्ट टाइम पे भी पढ़ लेते हो तो आपको फायदा जरूर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा इस चीज़ का, और आपके मार्क्स भी जुड़ते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, एमसीक्यू वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ये आपके सामने थंबनेल है, सेम ये वीडियो आप जाके देखिए। और इन क्वेश्चन को याद करके जाना, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए जो होता है आपका, उसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था, यानी बेबीलोन का आखिरी शासक जो था वो कौन था। तो इसका सही आंसर है ग, यानी सी ऑप्शन, जिसको हम बोलेंगे नेबोनिड्स। ठीक है, नेबोनिड्स ये था इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है द कैंटरबरी टेल्स नाम का जो काव्य है, जो काव्य रचना है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, यानी इस रचना को किसने लिखा है, किसके द्वारा की गई रचना है। तो ये जेफरी चौसर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्या नाम है इनका, जेफरी चौसर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत सुरक्षित यात्रा हेतु यात्रियों को जारी किए जाने वाले पास को फारसी भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है, यात्रियों के लिए जो पास जारी किया जाता था उसको यानी फारस लैंग्वेज में, ठीक है, क्या कहा जाता था। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसको पैजा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, पैजा। अगला क्वेश्चन है, ये एक पिक्चर वाला क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ये एक इमेज है आपके सामने। ठीक है, आपको इस चित्र को पहचानना है और जो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं उसमें से बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन में दे रखा है कोलोसियम, या फिर विंडोसिया की रंगशाला, या रोम के फोरम जूलियम की दुकानें हैं, या फ्रांस का एक विशाल विशाल जल सेतु है। तो ये क्या है, ये कोलोसियम इसका नाम है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चर्च को एक वर्ष के अंतराल में, यानी हर एक साल के गैप में, कृषक से उसकी उपज का 10वां हिस्सा लेने का अधिकार था। इसको क्या कहा जाता था, ये एक प्रकार का टैक्स होता था। इस टैक्स को क्या कहा जाता था, ऑप्शन ध्यान से देखिए, इसको कहा जाता था टीथ। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने वहां बता रखा है डिटेल में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलों की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो मंगोल थे, इनकी सामाजिक और राजनीतिक जो बैकग्राउंड था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें आपको सही ऑप्शन को पहचानना है। देखिए, कुछ मंगोल पशुपालक, कुछ शिकारी संग्राहक थे। ठीक है, क्या ये सही है, आपको सही पहचानना है। दक्षिणी भाग में शुष्क थार का मरुस्थल था। मंगोलों तथा मध्य एशिया के यायावारों को व्यापार तथा वस्तु विनिमय के लिए उनके जो पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। और लास्ट है, मंगोलों से अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए चीन के जो शासक थे उन्होंने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। तो चौथा तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, आपको देखते ही पता लग गया होगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो आपका तीसरा पॉइंट भी सही है, क्योंकि मंगोल तथा मध्य एशिया के जो यायावर थे उनको व्यापार के लिए और वस्तु विनिमय के लिए चाइना में तो उनके जो स्थानीय निवासी थे उनके पास जाना पड़ता था। यानी तीसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है। तो एक बार आप ऑप्शन देखिए, तीसरा चौथा कहाँ दिख रहा है, पहले में तो नहीं दिख रहा, उसको काट दो। दूसरे में भी नहीं दिख रहा है, काट दो। ठीक है, अब आपके सामने दो ऑप्शन है, इसमें आपको दोनों में तीसरा और चौथा दिख रहा है। तो अब एक बार हम दोबारा कंफर्म करने के लिए इसको वापिस से पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं। दक्षिणी भाग शुष्क मरुस्थल था दक्षिणी भाग में, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो यानी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दो कथन दिए गए हैं, उसको हमें पढ़ना है। पहला कथन है कि जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था, यानी ये दिखाता था कि कितना समृद्धि उस समय में थी, ठीक है, और किस तरीके से उन्होंने महत्वाकांक्षा के आधार पे उसको बढ़ा रखा था। इसी में कारण दे रखा है कि 7वीं शताब्दी तक आते आते रोम और ईरान के बीच में लड़ाई जो थी वो छिड़ गई थी, ठीक है। तो सेवंथ का क्या आंसर हो जाएगा इसका? अगर सही तरीके से देखो, देखो स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन इसकी सही तरीके से अगर देखें तो व्याख्या नहीं है, यानी कि अपना यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो यही आपको पहचानना था, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जिस बच्चे ने ये लगा रखा था उसका गलत है, ठीक है। लास्ट ईयर का पेपर है ये। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया से रिलेटेड जो स्थल है उसको आपको पहचानना और सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की जो परंपरागत कथा थी उसके अनुसार ये एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। ये नगर सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। तो ये कौन से नगर की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, तो ये उरुक की बात हो रही है, ठीक है, उरुक, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगोल कबीलों के संदर्भ में जो कुरिलताई था उसका क्या मतलब था, यानी मंगोल जो कबीले हैं उनके संदर्भ में कुरिलताई का क्या मतलब है? तो आपको पता होगा कि जो मंगोल कबीले थे इनके सरदारों की एक सभा थी जिसको कुरिलताई कहा जाता था, ठीक है। यानी 9th क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी जो रोमन साम्राज्य है इसका जो कल्चरल जो इसमें वैरायटी है, ठीक है, वहाँ पे जो विविधता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा है, ठीक है, यानी गलत आपको पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो सी ऑप्शन दे रखा है ना, ये वाला आपका सत्य नहीं है, यानी एक जैसी वेशभूषा तथा एक जैसा भोजन, ये गलत है, ठीक है, यही आपको पहचानना था। क्योंकि आपको पता है रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, कितना बड़ा था ये चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, कितना डिटेल में मैंने आपको बताया है। तो हर जगह एक जैसी वेशभूषा और भोजन नहीं होता था, तो ये आपको यही पहचान लेना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको ये कथन पढ़ने हैं, फिर जो ऑप्शन है उसको देखना है। तो ये नई सैनिक टुकड़ियां थी जो विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन काम करती थी। इनमें वो लोग थे जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूर्ण निष्ठा के साथ चंगेज खान का साथ दिया था, यानी चंगेज खान वाले चैप्टर से ये पूछा जा रहा है। तो 11वें का जो सही आंसर होगा इसको कहा जाएगा नोयान, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? नोयान। नोयान क्या थी? सैनिक टुकड़ियां होती थी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सामंतवादी समाज में ऐसी संस्था को जो उत्पाद की गुणवत्ता और उसके मूल्य और उसकी जो बिक्री है उसको कंट्रोल करती थी, तो ऐसी जो संस्था थी उसको क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रेणी। उसको श्रेणी कहा जाता था, ठीक है। मोनेस्ट्री तो होगा नहीं क्योंकि ये तो मठ होता है, औबे भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप आराम से इसे पहचान लोगे। अगला क्वेश्चन है कि रोम के आर्थिक विस्तार के संदर्भ में उचित मिलान करते हुए आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको ध्यान से देखिए। तो इसका देखो मैं बता देता हूँ, जैसे एम्फोरा था, एम्फोरा क्या था? एम्फोरा जो था उसमें लिक्विड जो चीज़ें होती थी, तरल चीज़ें जो होती थी उसको रखा जाता था, एक तरह से मटके या फिर कंटेनर का काम करता था। तो पहले का तो डी कंफर्म है। अब आप देखो पहले का डी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको पहले का डी जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? का, यानी जो ए ऑप्शन है आपका, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे आपको पहले का डी दिख रहा है, तो यानी ये सही है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का सी हो जाएगा। तीसरे का बी हो जाएगा, यानी तीसरे को आप बी से मैच कर दोगे, और चौथे का ए हो जाएगा, यानी लास्ट वाला जो है इसको ए से मैच कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी, यानी बड़े लेवल पे इसको बोला जाने लगा था, और आज भी इराक के कुछ भागों में ये भाषा जो है बोली जाती है। तो यह आरामाइक लैंग्वेज है, ठीक है, आरामाइक भाषा जो है ये हो जाएगा। दो सबसे प्रसिद्ध मठ में से एक 529 में, ठीक है, स्थापित हुआ था, डैश में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट, तथा दूसरा जो था 910 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दूसरा? तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा आपका इटली में, ठीक है। इटली में कहाँ पे था? इसको बरगंडी कहा जाता है, इटली में बरगंडी, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको जब चैप्टर कराया था वहां पे भी बता रखा है, एमसीक्यू की वीडियो में भी बता रखा है कि ये हर बार पूछा जाता है ज्यादातर। अगला क्वेश्चन देखो, राजा असुर बनीपाल
इनके द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने जो लाइब्रेरी स्थापित करवाई थी वो कहाँ पे करवाई थी, तो ये निन्नवेह नाम का स्थान था, यहाँ पे करवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। चंगेज खान के द्वारा बनाया गया जो परिसंघ है वो 5वीं शताब्दी के किस शासक द्वारा बनाए गए परिसेवा के बराबर था? क्वेश्चन नंबर 17। तो इसको अट्टीला कहा जाता है। ठीक है, अट्टीला। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 18वां। तो डैश को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही करा रखा है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि पेपर में पूछा जाता है और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद करके जाना है। भूमध्य सागर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति विशेष को पहचानिए। चंगेज खान ने ये संकेत दिया था कि उसका ये पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इस राजकुमार ने अपनी राजधानी जो थी वो काराकोरम में प्रतिस्थापित की थी। ठीक है, तो ये इसका तीसरा पुत्र था जिसका नाम था ओगो देई। 20वां क्वेश्चन है कि कृषकों के परिवार को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन जो था क्या कहलाता था? इसको श्रम, ठीक है, इसको श्रम अधिशेष कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान के किस वंशज ने 1236 से 41 के जो अभियान थे उसमें रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला था। ठीक है, फिर पोलैंड हंगरी तक उसने विजय प्राप्त कर ली थी, वियना के बाहर तक उसने पड़ाव डाल दिया था। ठीक है, तो उसका नाम था बाटू। बाटू, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन वाला जो सेक्शन था वो हो गया है। अब हम बी सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे हमको 3 नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 3 नंबर के यहाँ पे आपके क्वेश्चन होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, तो 18 नंबर का ये सेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, 18 नंबर का सेक्शन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको चॉइस मिली हुई है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मान लो अगर आपको ये आता है तो ये करने की जरूरत नहीं है, तो कोई एक कर सकते हो दोनों में से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि नदियां सभ्यता के उद्भव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेसोपोटामिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है, इसकी पुष्टि करनी है कथन की क्या ये सही है या नहीं। तो नदियां सभ्यता के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो बिल्कुल निभाती है। ठीक है, बिल्कुल निभाती है। आप देखोगे दुनिया की कोई भी सभ्यता होगी तो किसी ना किसी नदी के किनारे ही वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए जो जल आपूर्ति होती है, यानी पानी, यानी जो डेली लाइफ में हमको पानी चाहिए होता है, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे नहाने के लिए हो, चाहे खाना बनाने के लिए हो, चाहे कपड़े धोने के लिए हो, या किसी भी काम के लिए हो, पानी तो चाहिए होता है। और ये कहाँ से मिलता है? नदियों से मिलता है। इसीलिए नदियों के आसपास की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है और वहीं पे लोग बसते हैं। ठीक है, तो सभ्यताएं हमेशा नदियों के आसपास बसती हैं। फिर पशुचारण क्षेत्रों की उपलब्धता से पशुपालन भी संभव हो जाता है। अब नदी है, पानी है, तो भाई उसके आसपास घास वगैरह भी उग जाएगी, जमीन में नमी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे पशुपालन भी संभव हो जाएगा। जल आपूर्ति तथा उपजाऊपन के कारण वहाँ पे कृषि योग्य दशाएं हो जाएंगी, यानी जहाँ पे पानी है, जमीन जहाँ की उपजाऊ है, तो वहाँ पे खेती होगी। कृषि अगर होगी तो लोग वहाँ पे स्थायी रूप से वहाँ पे बसने आ जाएंगे। ठीक है, नदियों का प्रयोग जो है वो यातायात के साधनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लोग लेखन के लिए किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ये इनकी जो लिपि थी उसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता है, यानी कि ये कीलाकार अक्षर होते हैं, चिन्ह होते हैं। ठीक है, ये लोग इसका प्रयोग करते थे। ये जो है ये क्यूनियस शब्द से निकला है जो कि लातिनी भाषा यानी लैटिन भाषा से है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है खूंटी या फिर फोर्मा, यानी खूंटी के आकार टाइप का होता है। अब पट्टिकाएं ये लोग लिखा करते थे, पट्टिकाएं बनाने की प्रक्रिया तो आपको पता है, मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखा करते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था, जो चिकनी मिट्टी होती थी उसको गीला करा जाता था, उसको आटे की तरह गूंथ लेते थे। ठीक है, फिर उसको थाप कर उसको एक पट्टिका की शेप दे देते थे। अब जब पट्टिका बन जाती थी तो वो नरम होती थी मिट्टी, तो उसमें जो सरकंडे की जो कलम होती है, यानी जिसकी नोक जो होती है वो तीखी नोक होती है, नुकीली नोक होती है, तो नुकीली नोक से उसमें लिख दिया जाता था। फिर बाद में उसमें धूप पे रख दिया जाता था ताकि वो सूख जाए। जब सूख जाती थी तो वो परमानेंट हो जाता था, यानी पक्का हो जाता था। ठीक है, और गैर जरूरी या असंगत पट्टिकाओं को तोड़कर फेंक दिया जाता था। मान लो कोई ऐसी पट्टिका है जिसकी कोई जरूरत नहीं है या कोई अर्थ नहीं है उसका, तो उसको तोड़ के फेंक देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन तथ्यों तथा घटनाओं का वर्णन करना है जो चंगेज खान को सही मायनों में सार्वभौम शासक बनाती है। क्यों उसको सार्वभौम शासक कहा जाता था? तो चंगेज खान का जन्म जो था वो कहाँ पे हुआ था? मंगोलिया में हुआ था 1162 में। बचपन का नाम उसका जो था वो तेमुजिन था। ठीक है, अपने पिता के हत्यारा, जो उसके पिता का हत्यारा था, ठीक है, शक्तिशाली ततार, जो कि कैराइट के विरुद्ध उसने युद्ध छेड़ दिया था। तो 1203 में ओंग खान के खिलाफ भी युद्ध करा इसने।
फिर 1206 में शक्तिशाली उसका जमूका और नेमन लोगों के निर्णायक रूप से उनको भी परास्त करा, ठीक है। और एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति का गठन करा। चंगेज खान जो था, चंगेज खान ने क्या करा, एक मजबूत सैनिक संगठन बनाया। ये क्या था, ये कबीले से था, और वहां पे ज्यादातर जो लोग थे कबीले के थे, लूट मार करते थे, ऐसे ही आपस में ही लड़ते थे। लेकिन इसने क्या करा, चंगेज खान ने उन सबको संगठित करा, जो अलग अलग कबीले के लोग थे उनको भी संगठित करा और एक मजबूत सेना बनाई थी, ठीक है। 1206 में कुर्तलियाई ये सभा होती थी इनकी, ठीक है। इसमें तैमुजिन जो था उसको चंगेज खान यानी महान खान की उपाधि दी गई थी और उसको सार्वभौम शासक की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। उक्त कथन के संदर्भ में बताना है कि यूरोप में जो समाज था वो चौथा वर्ग जो था वो किस प्रकार अस्तित्व में आया। तो देखो, यूरोप के समाज के 3 वर्ग आपने पढ़े हुए हैं। चौथा वर्ग जो था वो था नगरवासी, यानी जो नगरों में रहने वाले लोग थे उनको नगरवासी कहा जाता था, और ये चौथा वर्ग बन के उभरा था, ठीक है। तो देखिए, रोम साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद जो नगर थे यहाँ पे वो खराब हो गए थे, टूट फूट गए थे, उजड़ गए थे, तबाह हो गए थे। 11वीं शताब्दी से कृषि की बेहतर स्थिति और अधिक खाद्यान्न होने से बिक्री केंद्रों की आवश्यकता हुई। अब क्या हुआ, 11वीं शताब्दी में सब कुछ सही चल रहा था, तो खेती खूब हो रही थी। अब खेती खूब हो रही थी, अनाज बहुत था, तो बिक्री केंद्र यानी उसको बेचने के लिए मंडी वगैरह स्थापित की जा रही थी। विपणन केंद्र का मतलब होता है मंडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, चीजों को बेचा जाता था। नगरों के लक्षण विकसित होने लगे थे। एक नगर चौक बन गई, चर्च बन गई, सड़कें बन गई, व्यापारी लोग जो थे यहाँ पे रहने लगे, घर बन गए, दुकान बन गई, ये सारी चीजें हो गई, यानी नगर जो था विकसित होने लगा था। तो चौथा वर्ग जो था वो व्यापारी के रूप में, कुशल कारीगर के रूप में, दुकानदार, वकील, साहूकार के रूप में यहाँ पे बसने लगा था, ठीक है। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में विकसित हुआ, और आप ये मान लीजिए कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग इन जगहों पे आके बसने लगे थे, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी थी। पहले वो एक कस्बे के रूप में बसा, फिर धीरे धीरे वो नगर बन गया था। तो ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान की सैन्य उपलब्धियां विस्मय कर देती हैं, यानी कि हैरान कर देने वाली थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, चंगेज खान जो था उसके पास मजबूत और अनुशासित सेना थी, ठीक है। उसने सैन्य शक्ति का विकास करा था, एक मजबूत सेना बनाई थी। इसकी सेना में कुशल घुड़सवार थे, ठीक है। तीरंदाजी होती थी वहां पे, और घेराबंदी यंत्र का यूज करते थे। ये नेपता बमबारी इनकी एक तकनीक थी, उसका यूज करते थे। जब ये कहीं किसी अभियान में जाते थे यानी कहीं पे आक्रमण करते थे, तो हल्के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिससे आसानी से ये ज्यादा घातक नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। और नई नई इनकी सैनिक इकाइयां थी जिसको नोयान कहा जाता था, ठीक है। और 10,000 सैनिकों की इनकी टुकड़ी होती थी जिसको तुमन कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये इनकी सैन्य के बारे में आप विशेषताओं के बारे में बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामंतवाद शब्द जो है इसका मतलब क्या है, इसकी उत्पत्ति कब और कहाँ से मानी जाती है। तो सामंतवाद को फेडरलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत मानी जाती है जो मध्यकालीन यूरोप था उसके आर्थिक, विधिक और राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को लेकर, ठीक है। इसमें क्या होता था, जर्मन शब्द होता था एक फ्यूड, फ्यूड से निकला था। फ्यूड का मतलब होता था जमीन का टुकड़ा, ठीक है, भूमि का टुकड़ा। तो यहाँ से फ्यूडलिज्म निकला था। ये एक ऐसे समाज की ओर इशारा कर रहा था जो मध्य फ्रांस में और बाद में इंग्लैंड में फिर इटली में विकसित हुआ था, जिसके पास जिसको जमीन मिलती थी, ठीक है। सामंतवादी लोग होते थे ये। प्रारंभ कब और कहाँ से है, तो इसकी जड़ें माना जाता है कि रोमन साम्राज्य में जो प्रथाएं होती थी फ्रांस के राजा शॉलमेल के कान में उसके समय में पाई जाती है, ठीक है। ऐसा कहा जाता था कि जीवन में सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति जो है यूरोप के कई भागों में 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी, ठीक है। तो सामंतवाद क्या है, अगर बहुत डिटेल में अच्छे से जानना चाहते हो तो चैप्टर देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लो। यहाँ पे मैं आपको आंसर की डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी 27वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता नीचे वाला क्वेश्चन कर लो, नीचे वाला भी नहीं आता तो ऊपर का कर लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। तो सम्राट हो जाएगा, ठीक है, फिर अभिजात वर्ग हो जाएगा, और ठीक है सेना हो जाएगी। यानी सम्राट जो था उसका मेन शासन होता था, और सारी पावर, सारी सत्ता उसके हाथ में होती थी। वो सत्ता का वास्तविक स्रोत था, लेकिन वो निरंकुश नहीं था, ठीक है। आगे देखो, अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग जो है सेनेट, सत्ता पे इसका काफी हद तक नियंत्रण होता था। रोम के धनी लोग, कुलीन लोगों का वर्ग होता था, यानी जो अमीर लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, उनका ये वर्ग था। शासन में इसकी भागीदारी थी। सेना जो थी, सेना क्या होती थी, इस समय में एक बलात् भर्ती करी जाती थी, जबरन सेना में भर्ती की जाती थी, ठीक है। पूरी व्यवसायिक सेना थी, और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा प्रदान करनी होती थी।
और आप ये मान लीजिए कि चौथी शताब्दी में 6 लाख से ज्यादा सैनिक हो चुके थे। ठीक है, तो ये बातें आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है जो हमें अतीत के बारे में एक ही प्रकार की जानकारी देते हैं, जिनको मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है। आपको एग्जाम्पल से बताना है। तो देखिए, रोम के जो इतिहासकार है ना, उनको काफी सामग्री मिली है, जैसे कि पाठ्य सामग्री यानी पढ़ने की सामग्री। इसमें क्या है, कुछ वृतांत मिले हैं, कुछ लेटर मिले हैं, कुछ लेक्चर मिले हैं, कुछ प्रवचन मिले हैं, कुछ कानून मिले हैं। ठीक है। फिर प्रलेख या दस्तावेज हैं, जिसमें पाइपायरस जो होता था उसके पन्नों पे पांडुलिपियां लिखी जाती थी। अभिलेख भी मिल जाते हैं, शिलालेख मिले हैं, पाइपायरस पत्र मिले हैं। तो इससे जानकारी मिल जाती है रोमन साम्राज्य के बारे में। कुछ भौतिक अवशेष मिले हैं, जैसे मान लो कोई इमारत, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई स्मारक, कोई मोन्यूमेंट हो गया। ठीक है, या अन्य प्रकार की संरचनाएं, मान लो कोई मूर्ति हो गई, कोई मिट्टी का बर्तन हो गया, कोई सिक्का हो गया, कोई अन्य देखने वाली चीज हो गई। तो ये सब चीजें यहाँ पे मिली है। ठीक है, ये तो था हमारा सेक्शन बी। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 3 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको चॉइस मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 28, इसमें आपको चॉइस मिली हुई है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक ऐसी शानदार विरासत छोड़ी है जो दुनिया को हैरत में डाल देती है, यानी दुनिया को हैरान कर देती है। तो देखिए, इसके लिए आप क्या बताओगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया को हैरान कर देती है, क्योंकि इतने प्राचीन समय की सभ्यता है और उस समय लेखन कला थी, कीलाकार अक्षरों से वहां पे लिखा जाता था। काल गणना और गणित की जो गणनाएं हैं, इसकी जानकारी हमको मेसोपोटामिया से मिलती है। इससे पता लगता है कि यहाँ के लोग समय की गणना जानते थे। ठीक है, मैथ को जानते थे और विधि संहिता, कुछ कानून वगैरह मिलते हैं। शहरीकरण की जानकारी मिल जाती है। विद्यालय और जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, ठीक है, कुछ पुस्तकालय वगैरह जो है उसके सबूत मिले हैं। खगोल शास्त्र यानी चंद्र गति की गणनाएं, ठीक है, चंद्रमा की गति के हिसाब से दिनों को, महीनों को निकाल लिया जाता था। हिसाब किताब रखा जाता था लिखित रूप में। शीशे का प्रयोग होता था। कुम्हार जो है वो चाक का प्रयोग करता था, यानी चाक से बर्तन बनाता था। तारों की गणना करते थे। व्यापारिक केंद्र होते थे यहाँ पे। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से संपन्न थे। वारकाशीर्ष नाम की जो मूर्ति मिली है, आप उसे देख सकते हो, पिक्चर जो है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बता सकते थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इसी के ऑप्शन में था, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, मान लीजिए ये नहीं आता, तो इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन है कि यह मंदिरों पर नियंत्रण था जो राजा को लोगों पर अपना अधिकार जमाने में मदद करता था। इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, मंदिरों पर नियंत्रण के माध्यम से राजा जो थे वो लोगों पे कहीं ना कहीं अपना अधिकार जमाते थे। ठीक है, तो 5000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया का जो साउथ वाला हिस्सा था, यहाँ पे शहरीकरण की शुरुआत हुई थी। मंदिर नगरों के विकास के साथ साथ क्या था, कच्ची मिट्टी के देवालय बनाए जाते थे, यानी देवालय मतलब देवता का घर यानी मंदिर। वो कच्चे मिट्टी के होते थे, कच्चे बनाए जाते थे। ठीक है, उर नामक जो देवता थे, और उर नामक जो चंद्र देवता थे, ठीक है, चंद्र देवता माना जाता था। दूसरा इन्नाना, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, इन्नाना, ये युद्ध और प्रेम की देवी मानी जाती थी। लोग इनको पूजा करते थे। ठीक है, फिर मंदिर जो थे वो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मंदिर केवल पूजा करने की स्थान नहीं था। ये मत सोचना कि केवल धार्मिक स्थान है, बल्कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र था। मंदिर के आसपास पूरे नगर बसते थे, व्यापार होता था। ठीक है, और किसी युद्ध में जीतने के बाद विजेता जो था वो मुखिया देवताओं को सुंदर भेंट चढ़ाता था। ठीक है, मंदिरों को सजाया जाता था। मंदिरों के लिए अच्छे पत्थर, धातु बाहर से मंगवाए जाते थे। मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखा जाता था कि कौन सी वस्तु आ रही है, जा रही है। ठीक है, इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिला रखा था, क्योंकि लोग जो थे धार्मिक रूप से मंदिरों से जुड़े थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी थी। आगे चलते हैं। अगला है 29वां क्वेश्चन, इसमें भी आपको चॉइस मिली हुई है। तो चलते हैं, सीधा क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये कतई नहीं मानना चाहिए क्योंकि रोमन साम्राज्य एक प्राचीन दुनिया का हिस्सा था, अतः उस समय लोगों की सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन जो था वो आदिम पिछड़ा हुआ था। जबकि स्थिति इसके बिल्कुल अपोजिट है। रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार के संदर्भ में इस कथन की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार को देखते हैं। तो देखिए, आर्थिक विस्तार को देखोगे तो ये आर्थिक आधारभूत ढांचा जो था वो बहुत मजबूत था। रोमन साम्राज्य में व्यापार होता था, यहाँ पे बंदरगाह थे, यहाँ पे खाने होती थी, खदानें होती थी, ईंट भट्टों का काम होता था, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां होती थी। तो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध था। ठीक है, गेहूं हो गया, अंगूर की शराब हो गई, जैतून का तेल हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे बेची जाती थी। ठीक है, एम्फोरा का इस्तेमाल किया जाता था। एम्फोरा मतलब एक कंटेनर होता था, एक मटका होता था, जिसमें जैतून का तेल वगैरह या लिक्विड चीज को रखा जाता था। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्खनन स्थल भी पाए गए हैं।
और उर्वरता के हिसाब से देखें तो ये क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। उर्वरक जमीन थी यहाँ की। जल शक्ति का भी प्रयोग करा जाता था, जिसे मील चलाई जाती थी, ठीक है। सोने चांदी की खानों में खुदाई की जाती थी। बैंकिंग व्यवस्था थी इनके पास, पैसे का सही प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन है कि रोम की अर्थव्यवस्था में ज्यादातर श्रम दासों द्वारा ही काम किया जाता था। वहां की दासता की जड़ें जो थी बहुत गहरी थी, इसके बारे में आपको बताना है। वहां के श्रमिकों पे जो नियंत्रण था उसको बताना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो रोम साम्राज्य में दासों की दशा देखते हैं। तो दासता की जड़ें जो थी वो बहुत गहरी थी, यानी बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे लोगों को दास बना रखा था, गुलाम बना रखा था। ऑगस्टस के शासनकाल की बात करें तो टोटल आबादी थी 75 लाख, इसमें से 30 लाख तो केवल दास थे। अब सोचो 75 लाख में से 30 लाख केवल दास है, तो कितने बड़ी दासों की संख्या थी, आप अंदाजा लगा सकते हो। दास जो था उनको एक इन्वेस्टमेंट माना जाता था, यानी दास खरीदने का मतलब है पूंजी, पूंजी की तरह उसको देखना। नेक्स्ट है कि दासों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दासों के प्रति लोगों को सहानुभूति नहीं थी, ठीक है। लोग उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार करते थे। दास प्रजनन को बढ़ावा दिया जाता था ताकि दास ज्यादा से ज्यादा दासियों के साथ मिलकर बच्चे पैदा करें, उन बच्चों को दोबारा से दास बना दिया जाए। इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दिया जाता था। दास श्रम को महंगे होने के वजह से वेतनभोगी मजदूरों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कई जगह पे क्या था, दास श्रम जो था वो महंगा था, इसके लिए जो सैलरी वाले मजदूर है उसका भी प्रयोग किया जाता था। ग्रामीण दासता और ऋणग्रस्ता, यानी गांव में बड़े लेवल पे दासता यानी कि गुलामी थी, और लोग जो थे ज्यादातर कर्जे वगैरह में डूबे रहते थे, ठीक है। इसके अलावा है श्रम प्रबंधन। तो कोल्लू मेला ने जमींदारों से सिफारिश की कि उत्पादन लगातार बढ़ाने के लिए दुगनी संख्या में उपकरण औजार सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों को कंट्रोल में रखा जाए। जो कामगार होते हैं उनको छोटे छोटे दलों में, ग्रुप में उनको विभाजित कर दिया जाए। कोल्लू मेला के अनुसार 10 लोगों का समूह होना चाहिए था, 10 लोगों का एक ग्रुप हो जिसमें दास वगैरह होंगे। दासों के पैरों में जंजीर डाल दो और उनको एक साथ रखो ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, साथ में ही रहें। कामगारों को दागा भी जाता था, यानी गर्म चीज से उन पे निशान लगा दिया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 30वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपके दो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो वेस्लेज प्रथा फ्रांस के शासकों, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ। दूसरे वर्ग की बात करते हैं, अभिजात वर्ग की। सामाजिक प्रक्रिया में जो अभिजात वर्ग था, कुलीन वर्ग था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इनके पास जमीनें होती थी, इनके पास पैसा होता था, ठीक है। तो बड़े जो भूस्वामी होते थे, यानी बहुत पैसे वाले लोग होते थे, बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, तथा अभिजात वर्ग जो था राजा के अधीन थे, ठीक है। सबसे ऊपर तो राजा ही होता था, राजा के बाद ये आ जाते थे। तो और कृषक भूमि स्वामियों के भी अधीन होते थे, ठीक है। कृषक जो थे वो भूस्वामियों के अधीन थे, कहने का मतलब है सबसे ऊपर है राजा, राजा के नीचे मान लो भूस्वामी हो गए या अभिजात वर्ग हो गए। भूस्वामी कौन, जिसके पास बहुत सारी जमीन है। उसके नीचे हो गया किसान यानी कृषक। इस तरीके से पूरा एक क्रम था। अभिजात वर्ग जो था राजा को अपनी स्वामी मान लेता था, आपस में वचनबद्ध होते थे, ठीक है। लॉर्ड जो था वो दास की रक्षा करता था, बदले में वो उसके प्रति निष्ठावान रहता था। शपथ का विनिमय चर्च में बाइबल के की शपथ लेकर होता था, ठीक है। दास को एक भूमि के प्रतीक के रूप में लिखित पत्र या छड़ी या मिट्टी का डला दे दिया जाता था। अभिजात वर्ग जो होते थे विशेष हैसियत होती थी, उनके पास जमीन होती थी, संपदा होती थी, उस पर पूरा इनका कंट्रोल होता था। सैन्य क्षमता भी ये बढ़ा सकते थे, अपना खुद का न्यायालय लगा सकते थे, अपनी खुद की करेंसी यानी मुद्रा चला सकते थे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। आगे चलते हैं, तीसरे वर्ग की बात कर लेते हैं। तीसरे वर्ग में किसान आ जाएंगे, स्वतंत्र और बंधक किसान, ठीक है। तो स्वतंत्र किसान तथा सर्फ, यानी कि सर्फ का मतलब है कृषि दास। लॉर्ड की भूमि पे ये लोग काम करते थे, और लॉर्ड की भूमि में हफ्ते में 3-4 दिन 5 दिन फिक्स होते थे, उसके लिए काम करते थे। उसके लिए इनको पैसा तो नहीं मिलता था, इसको श्रम अधिशेष कहा जाता था। टैली नामक इनको टैक्स देना पड़ता था। लॉर्ड और उनके जीवन से संबंधित फैसले लेता था, ठीक है। लॉर्ड को उनके जीवन से रिलेटेड फैसले लेने का पूरा अधिकार होता था। लॉर्ड की आज्ञा के बिना कोई लॉर्ड की जागीर को नहीं छोड़ सकता था, ठीक है। विवाह से रिलेटेड निर्णय भी लॉर्ड लेता था। लॉर्ड बोलेगा भाई इसको इससे शादी करनी है तो वो उसी से शादी करेगा, ठीक है। इस तरीके से था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सामंतवादी समाज में जो पहला वर्ग है, अर्थात जो पादरी वर्ग है, वो एक शक्तिशाली संस्था थी। इसके बारे में जो राजा पर निर्भर नहीं होती थी, ये बताना है आपको। तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, पादरियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी समाज में। कैथोलिक चर्च जो होती थी उसके अपने खुद के नियम होते थे। शक्तिशाली संस्था थी, राजा पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं थी, टैक्स लेने का इसको अधिकार था, ठीक है। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष जो थे पोप थे, जो कि रोम में रहा करते थे, ईसाई समाज के मार्गदर्शक होते थे। केवल पुरुष पादरी जो थे, पुरुष
वो ही पादरी बनते थे, और जो एक बार पादरी बनेगा वो जीवन में कभी शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। धर्म के क्षेत्र में अभिजात जो होते थे वो बिशप होते थे, यानी पादरी से भी बड़े जो होते थे वो बिशप माने जाते थे, ठीक है। लॉर्ड की तरह बिशप जो होते थे इनके पास भी जागीरें होती थी, महल होते थे, खूब पैसा होता था। जो किसान होते हैं वो इनको अपनी फसल का 10वां हिस्सा देते थे, जिसको टीथ कहा जाता था। ये मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में बताया था ना, ये आया हुआ था। अमीरों द्वारा चर्च को दान भी दिया जाता था, अमीर भी जो थे वो चर्च को दान देते थे। तो चर्च के पास पैसा बहुत था, अमीर लोग उसको दान देते थे, और वहां पे किसानों से उसको टैक्स मिल जाता था, तो उनके वो राजा पे निर्भर नहीं थे, ठीक है। शिशु जो थे चर्च में नहीं, ऑब्य में रहते थे। पुरुष मोंग जो थे स्त्रियां, पुरुष मोंग तथा स्त्रियां नन कहलाती थी, यानी जो पुरुष हैं, ठीक है, वो मोंग कहलाएंगे, स्त्रियां जो हैं वो नन कहलाएंगी। घूम घूम कर ये लोग शिक्षा देते थे। भिक्षु जो थे वो फ्रायर कहलाते थे, ठीक है। मठों के साथ बड़ी बड़ी इमारतें, भूभाग, स्कूल, कॉलेज, ये सारे उससे संबंधित थे। तो यहाँ पे ये हो जाता है। अब सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, और ये पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एक बार पैसेज को आप पढ़ लेना, मैं सीधा क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि पत्थरों की चिन्हांकित मोहरें बनाई जाती थी। तो पत्थरों की चिन्हांकित मोहरें जो थी, ठीक है, वो कहाँ बनाई जाती थी? भारत में बनाई जाती थी। कुशल कारीगरों द्वारा मोहरों को पर क्या उकेरा जाता था? तो मालिक का नाम उकेरा जाता था, उसके इष्ट देव का नाम उकेरा जाता था, ठीक है, उसकी जो पदीय स्थिति थी, उसका जो पद था, उसकी जो समाज में स्थिति होती थी, उसको देखा जाता था। मोहर जो है वो किस प्रकार वस्तुओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है? तो किसी कपड़े की गठरी या बर्तन को मोहर को चिकनी मिट्टी से लेप से पोत कर उस पर मोहर लगा दी जाती थी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई सामान ले जाना है, उस समय में क्या होता था, इतनी सुविधाएं तो नहीं होती थी, तो कपड़े के थैले में कोई सामान पैक कर दिया, उसका जो मुंह है जहाँ पे उसको बंद करते थे वहां पे गीली मिट्टी लगा देते थे, और उस पर एक मुहर होती थी, स्टंप होती थी, उसको लगा छाप देते थे, ठीक है। तो उससे पता लग जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये बात पता लग जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए, सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। त्राजान किस साम्राज्य का सम्राट था? तो ये रोमन साम्राज्य का सम्राट था। ये किस रास्ते से फारस की खाड़ी पहुंचा था? तो ये फरात नदी के रास्ते से बढ़ता हुआ गया, और पार्थियन की राजधानी थी टेसिफून, ठीक है, वहां गया, फिर उसके बाद वो फारस की खाड़ी पहुंचा। अगला क्वेश्चन है कि त्राजान वाणिज्यिक पोत को लालायत नजरों से क्यों देखता था? तो भारत को विजित करने के लिए वो चाहता था कि भारत को जीत ले, सिकंदर की तरह महान बनना चाहता था, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट पैसेज। क्वेश्चन है कि गजन खान का ये भाषण किसने लिखा है? तो ये ईरानी वजीर था जिसका नाम था रशीदुद्दीन, उसने लिखा था। गजन खान कौन था? तो ये पहला इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को कबूल कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त स्रोत के अनुसार गजन खान कृषकों के प्रति कैसा रवैया रखता था? तो कृषकों के प्रति दयालु, ठीक है, रवैया रखना चाहता था। कृषकों को लुटेरों जो थे, जो उनका भविष्य खराब करेंगे, ठीक है, उन कृषकों को जो लूटेंगे, तो उसका क्या करते थे? भविष्य खराब कर देते थे, यानी किसी भी किसान को लूटने से बचाने की कोशिश करते थे, आप इस तरीके का मान लीजिए। अब लास्ट सेक्शन है, इसमें आपका मैप होता है। तो क्वेश्चन है कि मंगोल साम्राज्य में दिए गए जो एक मैप दे रखा है, इसमें ये चीजें आपको पहचाननी है। ये ब्लैंक मैप आया था पेपर में, तो आपको बताना है ये जगह यहाँ पर है, ठीक है, ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, देखो ए और बी, ए यहाँ पे दे रखा है और बी यहाँ पे दे रखा है, आपको पहचानना है। तो ए जो है उर है, ठीक है, ये उर है, और जो बी है वो मारी है, ठीक है। तो ये आपको पहचानना था। यहाँ पे आपका ये जो पेपर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहता हूँ, ठीक है। आप जल्दी से देखो, समझ जाओ। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करो, एक लव्य स्टडी पॉइंट है मेरा यूजर नेम है। कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैं टाइम निकाल के रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।